से। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ जो है वो दिग्गज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि शिक्षाविद जो है प्रयागराज, जो कि शिक्षा की भूमि भी कही जाती है और एक समय में ये आईएएस की फैक्ट्री के रूप में प्रयागराज को देखा जाता था और उस शहर में एक शिक्षाविद का इंटरव्यू लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत बहुत जो है इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारे चैनल को समय दिया इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि सर इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? सर इस स्कूल की स्थापना 1983 में हुई थी। हमारे दादाजी श्री दिग्गज सिंह जी ने इसकी स्थापना की जो है। उसके बाद से जो है लगातार ये जो है 2007 से मैंने इसको देखना शुरू किया जो है, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस इसकी लगातार चल रही है। 2012 में हमारे विद्यालय से जो है जिले स्तर पे यूपी बोर्ड पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमने दी। 2013 में जो है यूपी स्तर पे थर्ड पोजीशन हमारे विद्यालय से आई। इसके बाद भी उत्तरोत्तर लगातार जो है हमारे विद्यालय से जो है मेरिट से आसपास जो है बच्चे आते रहे हैं और ये विद्यालय इसके साथ साथ और भी गतिविधियों को लगातार संचालित करता रहता है, जिससे जो है बच्चों का संपूर्ण जो है व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो सर जैसे ये स्कूल सन 83 से अगर चल रहा है तो उस टाइम तो आप छोटे रहे होंगे, तो उस टाइम स्कूल का संचालन कौन करता था? उस समय हमने जैसा कि बताया सर, हमारे दादाजी श्री दिग्गज सिंह जो है उसका जो है वो संचालन करते रहे हैं। जो है 2007 से मैं देख रहा हूँ। 2007 से आप देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे युवा आते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो चाहे शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव करते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया जो 2007 से पहले नहीं था और 7 के बाद आपने क्या ऐसा कुछ नया किया? जैसे देखिए सर, पहले ये था कि एक पारंपरिक तरीके से विद्यालय चलाया जाता था जो है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके बाद हमने उसी में इनोवेटिव करने का प्रयास सर। लगातार हम छोटे बच्चे से ही उनको विभिन्न कंपटीशनों के माध्यम से, जैसे 6 to 10 हम डिबेट वगैरह हो गया जो है और तमाम तरह की जो है अभी हमने जो है एक रैली का संचालन 15 अगस्त को यहाँ पे किया था जो है पूरे क्षेत्र में, जो कि मेरे हिसाब से तो यहाँ आसपास में जो है बहुत दिनों बाद ऐसा फंक्शन हुआ था जो है तो इन सब मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उनको जो है वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस तरफ प्रोत्साहित करते हैं। विद्यालय भी सहयोग करता है। एक बच्ची ने जो है मतलब कि उसमें सिंगिंग में बहुत अच्छा किया था, तो उसका पूरा खर्च विद्यालय वहन कर रहा है। उनकी प्रभाकर की डिग्री के लिए जो है हमने उसका एडमिशन कराया, तो सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि मतलब इस स्कूल में जेंट्स टू लेडीज़ का रेशियो टीचिंग स्टाफ में कितना है? मैक्सिमम तो सर लेडीज अधिक हैं। जो है 26 हमारा स्टाफ है, जिसमें से 7 हमारे जो है जेंट्स हैं और बाकी सारा स्टाफ लेडीज है। तो ऐसा जो है समाज में जैसे कहा जाता है कि औरतें जो हैं पीछे हैं, लेकिन स्कूलों में संख्या में देखूँ, स्कूलों और अस्पतालों में तो नर्सों में केवल लेडीज़ को चुना जा रहा है, ठीक है, और वैसे ही स्कूलों में जो है महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि पुरुषों की मतलब चयन नहीं किया जाता है एज अ टीचर और महिलाओं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, खास करके प्राइमरी में? ऐसा मतलब क्यों होता है? सर देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से ये कि औरतों को अधिक धैर्यवान माना जाता है जो है मतलब वो जितने धैर्य से, जैसे आप देखते ही हैं कि हर बच्चे को माता से थोड़ा सा जो है जो है, क्योंकि वो उनका ज़्यादा पुरुष तो बाहर रहने के कारण उनका उतना वो समय नहीं दे पाते। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होता, लेकिन थोड़ा समय अभाव होता है, तो माता से जनरली ज़्यादा लगाव होता है जो है। तो वही चीज़ यहाँ पे काम करता है। औरतें जितने मतलब कि लेडीज जितने धैर्य से बच्चों को वो देखती हैं जेंट्स की तुलना में, खासकर छोटे क्लासेज में जो है वो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बेटर होता है। पुरुष जल्दी जो है मतलब वो उत्तेजित हो जाते हैं, या ये है छोटे बच्चों से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं जो है मतलब वो मनोवैज्ञानिक रूप से समझने में थोड़ा सा जो है महिलाएं प्राइमरी स्तर पे मेरे हिसाब से बेटर होती हैं। तो आपका स्कूल जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम से चलता है? हाँ सर, हमको जो है ये 2014 से इंग्लिश मीडियम में भी जो है हाई स्कूल की मान्यता जो है, जब यूपी बोर्ड ने शुरू किया जो है
मतलब उसके लिए क्लास परमिशन हमने DIVS के माध्यम से ली अपना, तो तब से हमारा 6 to 10th जो है अपना हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से चलता है। और फर्स्ट टू फिफ्थ? फर्स्ट टू फिफ्थ भी जो है अपना है वो शुरू से ही था जो है, लेकिन क्योंकि ये मान्यता जो है अपना एक तरह से 6 to 10th DIVS के माध्यम से दी जाती है अपना जो है, तो वो उसमें पहले हमारा हिंदी मीडियम था, लेकिन जब यूपी बोर्ड ने शुरुआत की तो हमने शुरू में ही इसको इंग्लिश मीडियम भी कन्वर्ट किया। कुछ समय पहले यहाँ के पार्षद बंधुओं का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसमें इंजीनियर अखिलेश कुमार सिंह जी थे और मिथिलेश कुमार सिंह जी थे, तो उनमें से किसके क्षेत्र में आपका स्कूल आता है? मेरे स्कूल मिथिलेश जी ना सर, अखिलेश सिंह जी के क्षेत्र में आता है, लेकिन हमारे यहाँ वो मिथिलेश सर का ज़्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि मतलब कोई यहाँ क्षेत्र की बात नहीं है। हम जैसा कि आपको हमने बताया कि सार्वजनिक जीवन में भी हम अपना जो है जितना योगदान कर सकते हैं वो करते हैं। कोरोना के संक्रमण काल में जो है अपना यहाँ कम से कम जो है आपको 15,000 के ऊपर टीके लगवाए गए, जो अनवरत कार्यक्रम जो है शुरू से चलता आ रहा है। और इसके साथ साथ कोविड जांच के लिए भी हमने 2 कमरे जो है प्रोवाइड किए थे जो है अपना, जो कि जैसे आप जानते हैं कि लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचते हैं कि हाँ नहीं यहाँ जांच होगा, जो उस समय माहौल था, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए हमने जो है 2 रूम जो है जांच के लिए जो है, जो 3 महीने तक लगभग चले, और कोरोना काल में जो है सारा जो है अपना मतलब कि जो है टीकाकरण का कार्यक्रम लगातार चलता रहा, अब भी चल रहा है अपना। उसमें पार्षद मिथिलेश जी का बहुत सहयोग रहता है, वो आते हैं जो है अपना बराबर उस कार्यक्रम की निगरानी रखते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और थोड़ा सा धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि आप कम से कम इतना सहयोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, तो इन्होंने जो बताया कि ये आता अखिलेश जी के क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर मौजूदगी अधिकतर जो है मिथिलेश जी की देखी जाती है। उसके पीछे का कार्य ऐसे है कि जैसे DM SP और यहाँ और जितने भी विधायक और यहाँ से काम निकलवाने होते हैं वो सारे अखिलेश जी मेंटेन करते हैं, और ग्राउंड पे जो रहता है 24 आवर जो है वो अपने ऑफिस में जो मिथिलेश जी मिल जाते हैं। इसीलिए मिथिलेश जी दोनों ही क्षेत्रों को देख लेते हैं, उनकी जन समस्याओं को सुन लेते हैं, ऊपर से जो भी काम कराना होता है नगर निगम से हो या विधायक फंड से, सांसद फंड से, तो वो अखिलेश जी करते हैं, ऐसा मतलब क्षेत्रवासियों का भी मानना है। और हमने जब पूछा था अखिलेश जी से इस बारे में, तो उन्होंने भी हमें यही बताया था कि ऊपर का वो मेंटेन करते हैं और नीचे का ये पूरा वो करते हैं, जो मिथिलेश जी के मतलब जो है लगता है कि जिसमें अखिलेश जी की जरूरत है तो वो उनसे सीधे फिर कनेक्ट करा देते हैं, क्योंकि अखिलेश जी जो है डिप्टी मेयर भी हैं, तो वहाँ पे भी उनकी मौजूदगी सुनिश्चित होना जरूरी होता है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि 19 मार्च 2020 को कोरोना की वजह से बहुत सारे स्कूल बंद हुए थे, बहुत सारे क्या लगभग सारे यूपी में स्कूल बंद हुए, तो 19 मार्च को बहुत सारे स्कूलों ने अपने टीचरों को बेसहारा छोड़ दिया, जबकि दिक्कत में, और वो 19 दिन की सैलरी भी नहीं दी गई, वो भी रोक दी गई अधिकतर स्कूलों में। और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि बहुत सारे टीचर जो है छोले भटूरे बेच रहे हैं या छोला चावल बेच रहे हैं जगह जगह। तो उस दौरान मतलब आपका और आपके टीचरों का किस तरह का मतलब कोऑर्डिनेशन था? सर देखिए, वैसे हमने मतलब कोई देखिए अभी आपसे लाइव आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत मतलब झूठ बोलने का या वैसा कोई वो नहीं है अपना जो है। शुरू में तो हमने चलाने का प्रयास किया जो है अपना, कुछ दिन तक हमने जो है सैलरी भी वहन की जो है अपना, और इसमें देखिए एक बड़ा कोऑर्डिनेशन हमने जो है अपनी तरफ से बच्चों के प्रति सहयोग किया, जो बीच बीच में खुले, मान लीजिए कुछ आदेश मिला 2-3 महीने के लिए खुला या जो भी हुआ, तो हमने बच्चों की 10 महीने की फीस माफ की जो है अपना, मात्र उनका क्लास प्रमोशन 2 महीने के एक सांकेतिक तो उस टाइम पे आपने 10 महीने की माफ करके कहीं बाद में लिया था कि वो मतलब लिया ही नहीं? वो फीस हमने नहीं ली। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि उस दौरान जब लाइव क्लासेस चल रही थी, तो उस टाइम पे भी जो है इन्होंने करीबन जो इतना बड़ा सहयोग किया, क्योंकि माता पिता भी जो इस क्षेत्र में, मैं नहीं मानता कि बहुत सारे सरकारी होंगे, अधिकतर प्राइवेट वाले भी होंगे, और खास करके हिंदी मीडियम वाले स्कूलों में। तो उस टाइम इन्होंने 10 महीने की फीस जो है अधिकतर बच्चों की माफ़ कर दी थी। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम इनका साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो क्या कोरोना के बाद जो टीचर थे वो सब जब स्कूल खुले हैं तो वो सारे रिटर्न बैक हुए थे कि कुछ ने छोड़ भी दिया था? नहीं सर, हमारे सारे टीचर रिटर्न बैक हुए, हमारे किसी टीचर ने जो है अपना इसके बाद मतलब इस कारण से विद्यालय उन्होंने नहीं छोड़ा, हमारे सारे टीचर आए हैं अपना। और यहाँ तक आपने फीस की बात की जो है अपना, तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने जमा भी कर दिया था उनका भी हमने जो है मतलब, क्योंकि हमने एकरूपता रखते हुए उनका भी फीस समायोजित कर दिया अगली क्लासेज में जो है अपना, मतलब किसी का भी ये नहीं जो 10 महीने के लिए
एक रूपता रखते हुए सभी की छोड़ी गई। एक रूपता का अर्थ ये है कि जैसे कुछ बच्चों ने फीस दे दी थी और बाकियों को इन्होंने माफ कर दिया था, तो बच्चों को ये ना लगे उनके गार्जियन को कि भेदभाव हुआ है, या लगे या ना लगे, इनको अपनी आत्मग्लानि नहीं चाहिए थी कि बाद में ग्लानि हो कि एक से हमने ले लिया और एक से नहीं लिया। तो इन्होंने जिन बच्चों ने फीस दे भी दी थी, तो बाद में जब जहाँ से फीस चालू हुई है 10 महीने बाद, वहां पर इन्होंने एडजस्ट कर दी थी फीस को। और जो हम कहते हैं इक्वालिटी की भावना रहनी चाहिए। अगर स्कूल में सेम यूनिफॉर्म इसीलिए रखी जाती है, यूनिफॉर्म इसीलिए रखी जाती है कि सब एक तरीके से यूनिफॉर्म में दिखें, एक तरीके से दिखें। नहीं तो कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आ जाएगा, कोई सामान्य पहन कर आ जाएगा, तो वो चलेगा नहीं। इसीलिए जो है इन्होंने इस चीज़ में भी जो है उस चीज़ को मेंटेन किया। तो सर मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जो बेरोजगारी की समस्या जो है आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है, बहुत लोगों को लगने लगा कि ये समस्या अचानक से 2014 के बाद इवॉल्व हो गई है। जबकि ये मुद्दा जो है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही चलता आ रहा है। आज भी बहुत सारी पार्टियां या कह लो तो गरीबी मिटाओ गरीबी मिटाओ जनसंख्या के ही मुद्दा उठाती हैं। तो ये तो पार्टी विशेष का नहीं है, सभी पार्टियां इसमें जो है घेरे में आ जाएंगी, कोई विशेष नहीं। तो आपके अनुसार ये बेरोजगारी की समस्या कैसे कम हो सकती है? सर देखिए, जैसा कि एक ये धारणा, पहले तो मैं ये इसे नहीं सही मानता कि 2014 के बाद बेरोजगारी आ गई, उससे पहले बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है हमारे लिए और ये सदैव रही है, और इससे हमें और सरकार को सभी को मिलकर सहयोग करेंगे, सबको लड़ेंगे, तभी इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि देखिए जो है आज का युवा वर्ग ज़्यादातर जैसे गाँव से जो आता है अपना जो है, तो वो जो है अपना मतलब उसका एक ध्येय केवल जो है अपना सरकारी नौकरी पाना होता है अपना। अब थोड़ा सा जो है धीरे धीरे जो है मौके तो कम हो ही रहे हैं अपना जो है। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बेरोजगारी ये नहीं कि इसका मतलब ये कि सरकारी नौकरी से वो हमारी समस्या हल होगी। उसके साथ साथ हमको जो है अपना कुछ ना कुछ और रोजगार के प्रति भी ठीक है तैयारी करें जो है अपना, लेकिन उधर भी ध्यान अपना रखें अपना कि मान लीजिए किसी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग कर सकें जो है अपना। अब देखिए जैसे विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए जो है अपना, मतलब कि जो है हम लोगों ने भी अपना धीरे धीरे प्रयास किया एक छोटी संस्था से, और सब जो है अपना भाई ये मतलब कि एक प्रयास ही कि कम से कम 26 लोग हमारा स्टाफ जो है अपना वो यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है अपना जो है। तो सरकारी जॉब में तो नहीं है अपना जो है, लेकिन अपना जो है एक अच्छी रेप्यूटेड संस्था में है अपना, जो भी है अपना कर रहे हैं अपना। तो थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना होगा कि केवल मतलब बेरोजगारी का ये मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी पाना ही अपना जो है, किस कोई स्किल बेस्ड हम लोग अपना जो है उसमें अपने आप को उतर सकते हैं अपना, जिससे जो है अपना हमको इसको कम करने में मदद मिलेगी, और केवल सरकार के भरोसे ही ये चीज़ नहीं दूर हो सकती। तो देखा आपने कि इन्होंने कितनी जो है बखूबी जो है अपने हर एक बात को रखा, और इन बातों को जब बाकी संस्थान भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ग्लानि महसूस होगी कि जिस विषम परिस्थिति से ये देश गुजरा था, साल 2 साल गुजरा था, उसमें भी बहुत सारे स्कूलों ने बच्चों से फीस ना देने पे उनके नाम काट दिए थे। और क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे भी रहते हैं और माइक भले देर से आया हुआ हमारे हाथ में, लेकिन ज़मीनी चीज़ें जानने का रुझान था, इसीलिए आज माइक भी हाथ में है। तो उस समय ये सारी तकलीफ़ें देखी थी मैंने कि बेसहारा छोड़ा गया था टीचरों को, बच्चों से जो है उनके माँ बाप की आमदनी आ नहीं रही थी, वो स्कूल फीस मांग रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। कई स्कूलों ने तो इतना छल किया कि पहले साल में जो वीडियो बनाए थे वो रख लिए, टीचरों को निकाल दिया, वही वीडियो अगले साल चला दिया। यहाँ तक छल हुआ है। अब ये टीचर आपको बताएंगे नहीं क्योंकि इससे उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जमीन जान रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेडिकल में क्या हो रहा है, प्लेटलेट की समस्या भी हो रही है। सर अभी जो है हालांकि ये शिक्षा क्षेत्र का सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे के जो है पूरक माने जाएंगे। अगर शिक्षा अच्छी रहेगी तो स्वास्थ्य भी लोगों का सही रहेगा। तो रक्तदान को लेकर के इतने सालों बाद भी, देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी लोगों में भय, अगर अभी अभी एक जन के लिए खून मांगा जा रहा था तो उसके मित्र ने कहा भाई तुम मुझसे पैसे ले लो कुछ, लेकिन मैं खून नहीं दे पाऊंगा। तो इस पे आपका क्या विचार है? सर अब यही है कि अब ये जागरूकता की कमी है अपना जो है, नहीं तो ब्लड देने से भाई मैं भी कई बार डोनेट कर चुका हूँ जो है अपना। ऐसी जो धारणा है कि इससे कमजोरी आती है या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है।
अब ये है कि इसको थोड़ा सा जो है अगर हम लोग जो है सामुदायिक रूप से अगर जन सहभागिता करें, कुछ ऐसे कार्यक्रम करते अवेयर करने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे लोगों के मन में इससे भय दूर होगा और लोग इसके लिए आगे स्वेच्छा से आगे आएंगे। तो सर जैसे कि मैंने देखा है कलकत्ता और कई सारे जगहों पे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के होते हैं या प्रोफेशनल डिग्री वाले कॉलेजेस के लड़के होते हैं, तो कई सारे स्कूल हफ्ते में एक दिन, जैसे सैटरडे हो गया, वो सर्कुलर बेसिस पे, मतलब पहले 6 बच्चे या 10 बच्चे वहाँ से आते हैं और कुछ क्लासों में पढ़ाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छिपा हुआ है जो वो स्वयं भी कई बार नहीं जानता है, तो उनसे क्लास पढ़वाते हैं बच्चों की। तो ऐसी क्रिएटिविटी मैं जहाँ भी देखता हूँ स्कूलों में जाके, मैंने प्रयागराज के किसी भी स्कूल में ऐसी चीज़ नहीं देखी है। जब राजेश कुमार सिंह जी जो हैं केदारनाथ पब्लिक स्कूल से, उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था हाँ हम इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। उन्होंने कहा था मेडिकल का जब कैंप लगता है तो हम बुलाते हैं शंभुनाथ से फार्मेसी के बच्चों को बुलाते हैं। तो आप क्या ऐसा अगर नहीं चालू किया तो भविष्य में ऐसा चालू करेंगे? हम क्या मतलब आश्वासन ले सकते हैं कि ऐसा चालू करेंगे, या वो एक नई चीज को चालू करने में जो डर होता है वो डर है आपके अंदर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी आपका सुझाव सकारात्मक पक्ष की ओर है तो उसको हम जरूर जो है अपने बच्चों को हम अवेयर करने का प्रयास करेंगे और ये प्रेरित करेंगे कि देखिए अभी हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं जो है, जैसे इसके लिए मैं नहीं कह सकता कि वो ब्लड डोनेट करें भाई, नहीं ब्लड नहीं, जैसे हाँ प्रोफेशनल हाँ कॉलेजेस के वही, बच्चों को एज अ गेस्ट फैकल्टी हाँ हफ्ते में या कभी 15 दिन में एक दिन पढ़ाने का हाँ। नहीं सर, ये आपका सुझाव अच्छा है, इसको आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से भी बच्चों को इससे फायदे, ताकि बाद में जो है उनके मन में ऐसा भय ना रहे जब वो एडल्ट हों, मतलब उस एज में पहुंचे तो रक्तदान के प्रति उनके मन में भय ना हो। हम लोग अपनी तरफ से भी जागरूक करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका ये सुझाव अच्छा तो है। एक और चीज अभी एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शिक्षा को छोड़ के भी कुछ बातें करें। स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा टीचर से सीखता है। उसके जीवन में उसके पेरेंट्स से ज्यादा जो है टीचरों का प्रभाव होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब सड़क पे कोई एक लड़का जो है आवारागर्दी कर रहा है और वो या गलत जा रहा है ना, तो उसके लिए माँ बाप को दोष देते हैं। लेकिन जितने माँ बाप दोषी हैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जो है उसके शिक्षक दोषी हैं, क्योंकि वो भी जो है उनके द्वारा भी वो चाहते तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव ला सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हो गई है। अगर आप अच्छे अच्छे लड़कों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपको टीचरों का किसी ना किसी का प्रभाव अवश्य मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि सर ये इस हमारे देश में एक और समस्या मैंने देखी है कि जानवरों के प्रति इतनी असंवेदनशीलता है लोगों के मन में। और ये नहीं, अब खुद पढ़े लिखे लोगों को जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी पदों में, अधिकारी पदों में हैं, लेकिन जानवरों के प्रति इतने असंवेदनशील हैं कि मतलब कभी गाड़ी से मार देना उनको जानबूझ करके, पैर से मार देना, पत्थर मार देना, और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं और वो बेचारे तड़प करके मर जाते हैं। तो उस पर आपका क्या सुझाव? क्या स्कूलों में भी टीचरों को ऐसा नहीं लगता है कि महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार ऐसा अवेयर करना चाहिए? क्योंकि अगर एक अभी मैं एक नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि जो भी सकारात्मक कर रहा है उसको प्रमोट करना हमारा धर्म है, ठीक है? इस माइक के पीछे व्यूज से ज़्यादा एक नैतिक धर्म होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसको। तो एक वंशिका शायद करके नाम है, रक्षा मेक अ डिफरेंस करके एनजीओ चलाती हैं। तो वो जो भी घायल होते हैं पशु, तो उनको लेकर के उनका इलाज कराती हैं। और तो अगर एक लड़की वैसा बन सकती है, उतनी संवेदनशीलता उसके अंदर आ सकती है, तो बाकी बच्चों में ये असंवेदनशीलता क्यों मर जा रही है जब वो बड़े हो रहे हैं? तो सर जैसा कि आपने कहा ना कि इसके लिए जो है जितना माँ बाप जिम्मेदार होते हैं उतना शिक्षक भी, हम लोग भी अपने आप को मानते हैं जो है देखिए इसके लिए भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू से ज़्यादा आपके सुझाव हमें पसंद आ रहे हैं जैसे आपने मेडिकल के लिए कहा इसके प्रति भी हम लोग जरूर अपने बच्चों को अवेयर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरा विद्यालय यहाँ पे सबसे अधिक अनुशासन के लिए माना जाता है आप बाहर कहीं भी पूछ लीजिए विगत लगभग 38-39 साल हो रहे हैं जो है, लेकिन जो अनुशासन की यहाँ की वो बनी हुई है वो लगातार अनवरत चल रहा है तो मैं जो है जो आपने ये सुझाव दिया है अपने बच्चों को कि जानवरों के प्रति भी संवेदनशील बनाने के लिए उनको जरूर जो है प्रयास करूंगा और उनको इस हिसाब से शिक्षा दी जाए। और अगर मैं रक्षा मेक अ डिफरेंस एनजीओ की जो मैम है उनसे बात, मैम क्या वो अभी पढ़ाई कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी
भी 150 से 200 जानवर कम से कम उनकी देख रेख करती हैं। एक एक्सीडेंटल केस आया था, मैं उस जो है फीमेल डॉग को खाना खिलाता था, जब वो दिख जाती थी, उसने 5 बच्चों को जन्म दिया, तो किसी ने एकदम उसको मार दिया। वो अनकॉन्शियस हो गई, मुझे कहीं नहीं मालूम था, कुछ लोग उसको लेकर के जा रहे थे, जो वो भी उनसे खिलाते थे, तो वहाँ लेकर गए, लेकिन अगली सुबह वो मर गई। काफ़ी मुझको पीड़ा हुई थी, क्योंकि लगाव हो जाता है, चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो, जिसके प्रति भी आपकी संवेदना होगी, लगाव हो जाएगा। तब मुझे उनके बारे में पता चला। तो नहीं कहते हैं आवश्यकता की, आविष्कार की जननी आवश्यकता हुई, तो मुझे पता चला। तो देखा सर ने किस तरीके से, सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब कोई सुझाव देता है तो उसको एक व्यक्ति रहेगा जो नकार देगा, सिरे से नकार देगा और कहेगा अरे मुझसे ज़्यादा थोड़ी ना अगले को आता है, और एक व्यक्ति होता है उस सुझाव को देखता है कि ये सही है या गलत, और सही गलत में से छांट करके उसको अपनाता है और जीवन में उसको आगे बढ़ता रहता है। भगत सिंह की फांसी का समय आ गया था, वो किताब पढ़ रहे थे, जबकि उन्हें मालूम है मौत है, लेकिन वो डेवलप हो जाता है, वो हैबिट होती है जो डेवलप हो जाती है अपने में सुधार करने की, अपने में ज्ञान को बढ़ाने की। और मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे सकारात्मक ऊर्जा के धनी जो हैं वो बच्चों के बीच में हैं, और बच्चों से डायरेक्टली ये जो है शिक्षा दे पा रहे हैं। वो कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए उसको ये गवर्न कर रहे हैं अपने सहयोगियों के रूप में, और अपने टीचरों को भी मैं समझता हूँ कि एक परिवार की तरह ही रखते होंगे, क्योंकि बात की बातों से आपको वो समझ में आ जाता है। तो इसी के साथ जो है इस इंटरव्यू को मैं खत्म करना चाहूँगा, और सर एक बात रखना चाहते हैं उसको जो सर आपने जो ऐसी पर्सनालिटी की बात की अपना जो है, तो फिर हम लोगों को भी लगता है कि आप कम से कम हमारे यहाँ जो है उनको ले आइए, अपना वेलकम करते हैं हम अपना जो है, मतलब वो कुछ हो सकता है हमारे बच्चों को और अवेयर कर सकते हैं, जी जी, जिससे जो है हमें, जैसा आपने कहा ना कि ये सीखने की कोई वो नहीं है अपना, भाई कोई कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है, तो हो सकता है हमें उनसे कुछ सीखने का अवसर मिले, तो उन्हें आप जरूर जो है हमारे संस्थान में ले आइए, उनका पूरा वेलकम होगा, और उनकी बातों को और जो भी हमारे छात्र हैं उससे जरूर लाभान्वित होंगे। देखिए जो रक्षा मेकर डिफरेंस की जो फाउंडर, उन्होंने हमें कहा नहीं है कि आप प्रमोट कीजिए, लेकिन दिल से आता है अगर कोई अच्छा करता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सर का स्कूल का जो है एड्रेस, नाम और बाकी डिटेल्स डाल दूंगा, उसके साथ ही उस एनजीओ का भी डाल दूंगा, ताकि देखिए मैं माध्यम हो सकता हूँ। 2 अच्छे लोगों को आप मिला करके हट जाइए तो भी वो चीज़ अच्छी गति से जो है चलने लगेगी, और अधिकतर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जितना सकारात्मक कर सकें उतना जो है कोशिश करें करने की। तो इसी के साथ जो है मैं जो है इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा, और आप लोग जो सहयोग करते हैं इतनी भारी मात्रा में, कई सारे हमारे वीडियोस एडिटेड भी नहीं होते हैं, एज इट इज़ हम लाइव चला देते हैं या डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, फिर भी आप जो है पिछला वीडियो जो 23,000 लोगों तक आप लोगों ने पहुंचा दिया एक ही दिन में, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद हम आप लोगों का भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। निगम के लोग हैं।